कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम थोर एडियल होता है। वहाँ पर बर्फ के बीच में कुछ पानी उभरा हुआ होता है जिसके ऊपर बर्फ की दो सिलियां हैं और जो दूसरी बर्फ की सिली होती है उसके ऊपर इनकी एक आरी है। इनमें से कोई बच्चा वहाँ पर नहीं जाना चाहता लेकिन थोर वहाँ पर जाता है। हालांकि सब बच्चे उसे मना करते हैं और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पानी में स्लिप हो जाता है। वो डूबने लगता है लेकिन तभी एक बच्चा उसे पानी से ऊपर खींच लेता है। थोर को घर पर लाया जाता है और थोर के डैड थोर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक मिल चुका है, मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में इस तरह का रिस्क कभी नहीं लोगे। लेकिन थोर इनकी इस बात का जवाब नहीं देता। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और साल आता है सन 1937। थोर अब बड़ा हो चुका है। वो एक एथनोग्राफर और एक एडवेंचरस है जो पोलिनेशिया के बीच पे है। पोलिनेशिया बहुत ही फेमस है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। हालांकि इनमें से कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो अपने आप में एक अलग कंट्री हैं और ज्यादातर आइलैंड्स पर दूसरी कंट्रीज का हक है। थोर अब यहीं पर रहता है। वो यहाँ की जिंदगी को, यहाँ के लोगों को स्टडी करता है। और एक दिन जब थोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के पास बैठा होता है तो वो उससे पूछता है कि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि टिकी मतलब कि इनके गॉड इन्हें यहाँ इस आइलैंड पर ले आए। इस जगह से जो ओशन के दूसरी तरफ है वो ईस्ट है। वो उस तरफ इशारा भी करता है। थोर इस बात पर हैरान हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हर चीज ईस्ट से आती है, ये सूरज, हवा, बिजली, सब कुछ। और हमारे पूर्वज ईस्ट से साउथ की ओर आए थे, यानी कि उन्होंने अपना सफर उस जगह से शुरू किया था जिस जगह से सूरज उगता है और वो उस तरफ चले जिस तरफ सूरज ढलता है। सूरज ने ही उन्हें रास्ता दिखाया, मतलब कि उन्हें नेविगेट किया। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ने एक जगह ले जाता है जहाँ पर एक बहुत पुरानी देवता की मूर्ति होती है और ये उनके टिक्की देवता होते हैं। मतलब कि इनके आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं वो एशिया से आए हुए हैं। लेकिन इस बूढ़े आदमी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ उसे वही बताता है जो उसने अपने पूर्वजों से सुना है, यानी कि इनके पूर्वज एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। और थोर इस बात से पूरी तरह से हैरान होता है। अब साल दिखाया जाता है ईयर 1946। थोर पिछले 10 सालों से इसी आइलैंड पर रिसर्च कर रहा है। उसने अपनी बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं और वो एक पब्लिशर के पास जाता है। दरअसल 10 साल पोलिनेशिया के आइलैंड्स पर बिताने के बाद, वहाँ के लोगों के साथ रहने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बूढ़ा आदमी सही बोल रहा था। पोलिनेशियन आइलैंड्स पर जो लोग हैं वो एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए हैं। वो एक पब्लिशर से मिलता है लेकिन वो पब्लिशर उसकी थ्योरी को, उसकी किताब को छापने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज तक सिर्फ ये एक थ्योरी है। पोलिनेशिया आइलैंड्स पर जितने भी लोग रहते हैं वो एशिया से आए हैं और तुम अपनी थ्योरी को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि 1500 साल पहले जब इन आइलैंड्स पर लोग आए थे तो साउथ अमेरिका के लोगों के पास ऐसी बोट्स नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इतना लंबा सफर तय करके आ सके, जबकि एशियंस के पास ऐसा सब कुछ था। इसीलिए तुम्हारी थ्योरी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। थोर कहता है कि वो राफ्ट के जरिए यहाँ तक आए थे। इस बात पर पब्लिशर को हंसी आती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर यही थ्योरी है, तुम्हारे पास अगर यही एविडेंस है तो तुम एक काम करो, तुम पोलिनेशिया तक जाओ और अगर तुम ऐसा कर पाए, वो भी एक राफ्ट के जरिए, तो मैं तुम्हारी किताब को, तुम्हारी थ्योरी को छाप दूंगा। दरअसल वो ये सब इसलिए कहता है क्योंकि इतने बड़े ओशन को एक राफ्ट से पार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना लंबा सफर और ओशन में जिस तरह की मुश्किल होती है, जिस तरह की लहरें होती है, एक छोटी सी राफ्ट से उस ओशन को पार नहीं किया जा सकता। और थोर के पास अपनी थ्योरी को साबित करने का एक ही तरीका है कि वो साउथ अमेरिका से पोलिनेशिया के आइलैंड पर जाए। और ये सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, वो भी एक ऐसे ओशियन में जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स भी डूब जाते हैं। इसके लिए थोर को फंडिंग की भी जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो एक मैगजीन वालों के पास जाता है और वो कहता है कि वो 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगा साउथ अमेरिका से पोलिनेशिया के बीच तक। और ये सफर वो लकड़ी की ऐसी राफ्ट पर करेगा जो आज से 1500 साल पहले चलती थी, जिसमें कोई भी सहूलत नहीं होगी, कोई सेफ्टी नहीं होगी। मैगजीन वाले उसे फंडिंग करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम सुसाइड के लिए फंडिंग नहीं करते। वैसे भी स्कूल का छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि पोलिनेशिया के जो आइलैंड्स थे उन्हें एशियंस ने डिस्कवर किया था, ना कि साउथ अमेरिकन ने। जबकि थोर का ये कहना है कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले साउथ अमेरिका के लोग पोलिनेशिया के आइलैंड्स तक पहुंच गए थे। थोर यहाँ से रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो समंदर के अंदर काफी वक्त बिता चुके हैं। और थोर इन सबको एक राफ्ट का स्केच दिखाता है और वो कहता है कि इसका नाम है कॉन्टेकी और इस राफ्ट से हम 5 लोग पेरू से पोलिनेशिया तक सफर तय करेंगे जो कि 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। यहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैं अटलांटिक ओशन में 22 दिन तक एक राफ्ट पर रह चुका हूँ और ये सफर तय करना नामुमकिन है, क्योंकि आप इतने बड़े समुद्र में एक छोटी सी राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे डायरेक्शन नहीं देख सकते। और जो डिजाइन तुमने बनाया है, इसके बेस में जो तुम लकड़ियां लगाओगे, जिन्हें तुमने रस्सियों से बांधा होगा, कुछ ही दिन में वो रस्सियां टूट जाएंगी और हम उस समंदर में फंस जाएंगे। वहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर सकते हैं और वो है मौत। यही रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है हरमन। हरमन इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो थोर के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे राफ्ट वाला तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। थोर कहता है कि क्या तुम एक सेलर हो? हरमन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम भी सेलर नहीं हो। वो बताता है कि वो एक इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल वो रेफ्रिजरेटर बेचता है। थोर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और इस तरह से थोर को अपनी टीम का पहला मेंबर मिल जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मुश्किल फंडिंग की है और अपने घर पर अपनी वाइफ लिव को कॉल करता है और वो कहता है कि मैं क्रिसमस पर घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट पेरू जा रहा हूँ। उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है। थोर कहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस थ्योरी को दिए हैं और मुझे ये करना ही होगा। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम तैरना भी नहीं जानते और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो क्रिसमस पर घर नहीं जाता और सीधा पेरू चला जाता है। यहाँ पर इनकी टीम और साथी होते हैं जो सफर पर इन दोनों के साथ जाएंगे, यानी ये कुल मिलाकर 5 लोग हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं जिनके ऊपर वो तीनों बैठे होते हैं और थोर ने बताता है कि हम इन लकड़ियों से राफ्ट बनाएंगे
है और तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसे आज से 1500 साल पहले यहाँ के लोग राफ्ट बना के पोलिनेशिया गए थे, क्योंकि ये उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका दावा गलत हो सकता है। इन्हें खाने पीने के लिए और सामान के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए थोर एक आदमी के पास जाता है जो कि बहुत अमीर होता है और थोर उसे कहता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि पोलिनेशिया के जो लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हैं वो यहीं के लोग हैं, मतलब कि साउथ अमेरिका के। ये बात सुनकर वो आदमी हैरान होता है, लेकिन वो थोर को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से थोर को और उसकी टीम को पैसे मिल जाते हैं। इनके सफर की खबर न्यूज़पेपर में भी छपती है और यहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और वो भी थोर की टीम में शामिल हो जाता है ताकि वो पेरू के सफर को कवर कर सके। अभी अपनी राफ्ट बना लेते हैं और उन्हें अलविदा कहने के लिए कई लोग समंदर के किनारे आते हैं और इन सबको यकीन है कि अब इन्हें कोई कभी दोबारा नहीं देख सकेगा, क्योंकि ये सफर बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत बड़े ओशन में ये राफ्ट लेकर समंदर में उतर जाते हैं। इन 6 लोगों के पास आज से 1500 साल पुराने तरीके से बनी हुई लकड़ी की राफ्ट, खाने का कुछ सामान, एक छोटी सी सेफ्टी बोट और एक रेडियो होता है और अब इनकी राफ्ट धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में जाना शुरू हो जाती है। एक रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत खतरनाक तूफान आता है और थोर जब राफ्ट की सेल को हटा रहा होता है तभी वो एक झटके के साथ पानी में गिर जाता है। थोर को तैरना नहीं आता, लेकिन उसके साथ ही उसे पानी के ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि वो राफ्ट के ऊपर आ चुका है और इस तरह से थोर की जान जाते जाते बचती है। अगली सुबह जब समंदर पूरी तरह से शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि इनके राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है और ये सब अपनी राफ्ट को एक बार फिर से रिपेयर करते हैं। इन्हें आज पूरे 4 दिन राफ्ट पर हो चुकी हैं और ये धीरे धीरे अपने सफर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन समंदर को पार करना इतना आसान नहीं होता। बीच समंदर में एक बहुत बड़ी वेल दिखती है और जब ये उसे अपने कैमरे से शूट कर रहे होते हैं तो हारमन, जो कि थोर का सबसे पहला साथी था, वो इस बात से डर जाता है क्योंकि वेल उनके राफ्ट के ठीक नीचे से निकल रही होती है। वहाँ से वो शार्प हथियार उठाता है जिस पर एक रस्सी बंधी हुई होती है। वो उसे फेंकने वाला होता है कि उसका साथी बोलता है कि इसे साइड में रख दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे वेल के ऊपर फेंकता है जो कि वेल की बॉडी पर जाकर गिरता है। अब वेल पानी के नीचे जाना शुरू करती है क्योंकि उसके हथियार में रस्सी बंधी हुई है, इसीलिए उनकी राफ्ट अब घूमना शुरू हो जाती है और उनकी राफ्ट यहाँ पर डूबते डूबते बचती है। इस बात पर हेरमन और उनके एक साथी के आपस में बहस हो जाती है। तब थोर कहता है कि राफ्ट के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जिसको कहना होगा मैं कहूंगा, क्योंकि इस राफ्ट का इंचार्ज मैं हूँ। अब धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होते हैं। इनके पास जो रेडियो होता है वो भी खराब हो जाता है, ये किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते और हेरमन की दिमाग की हालत भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। उसे शक होना शुरू हो जाता है कि लकड़ियां पानी ऑब्जर्व कर रही हैं और धीरे धीरे रस्सियां जिनसे लकड़ियों को बांधा गया है वो पूरी तरह से टूट जाएंगी और ये सब के सब डूब जाएंगे। दरअसल ये सारी बातें रेस्टोरेंट में उस आदमी ने कही थी जिनके पास थोर सबसे पहले गया था और अब हेरमन के दिमाग में ये बातें घूम रही होती हैं। इनके साथ वो आदमी जो कैमरामैन होता है, जो यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आया है, वो सेफ्टी एयरपोर्ट पर बैठकर राफ्ट से दूर चला जाता है ताकि इन सब को शूट कर सके। और जब वो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी पानी में बहुत बड़ी शार्क आती है। यहाँ समंदर में चारों तरफ शार्क्स हैं जो कभी भी इन पर हमला करके इन्हें मार सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो शार्क उस पर हमला करती, थोर उसे देख लेता है और वो एयरपोर्ट की रस्सी को जल्दी से खींचकर उस आदमी को बोट पर ले आता है। इस तरह से उसकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन समंदर में हर जगह मौत है, हर एक जगह खतरा है। इन्हीं में से एक आदमी के पास तोता होता है और उसका तोता पानी में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक शार्क आती है और वो शार्क उस तोते को खा जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और जब वही शार्क इनके राफ्ट के पास आती है तो वो उसे पूंछ से पकड़ लेते हैं और ये सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं और उस शार्क को मार देते हैं, जिससे खून पानी में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शार्क इनकी राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो सब की सब इनके राफ्ट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। हरमन इस बात से डर जाता है। वो वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें स्टील की बहुत लंबी वायर्स रखी होती हैं और वो थोर को बोलता है कि अब बचने का एक ही तरीका है, हमें अपनी राफ्ट को इनसे बांधना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन थोर कहता है कि हम वैसे ही जाएंगे जैसे आज से 1500 साल पहले लोग यहाँ से गए थे और वो स्टील की तारों को फेंक देता है। हरमन का दिमाग पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि शार्क उसको अपना खाना बनाती, उसे पानी के ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर आने के बाद हरमन सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है। यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं। इनका नेविगेटर जिसका नाम एरिक है वो कहता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन थोर को यकीन है कि वो सही रास्ते पर है और इतने लंबे सफर के बाद ये सब के सब मेंटली फिजिकली पूरी तरह से टूट चुके हैं। और एक दिन एरिक जो उनका नेविगेटर है वो सेक्शन से जो एक बहुत ही बेसिक गैजेट है जिसे डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है, उससे पूरी कैलकुलेशन लगाता है और वो थोर के पास आता है और उसे बताते हैं कि ये सब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये पोलिनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं और आज लगभग 3 महीनों के बाद इनकी राफ्ट पर पहली बार खुशियां आई हैं। ये सब एक दूसरे के गले लगते हैं और साथ ही साथ अब इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है। ये रेडियो से कोडिंग मैसेज के थ्रू बाहरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे आज से 1500 साल पहले पेरू से कुछ लोग लकड़ी की एक राफ्ट पर पोलिनेशिया पहुंच गए। और ये खबर जब बाहरी दुनिया में पहुंचती है तो वहाँ पर एक हंगामा मच जाता है क्योंकि आज तक जितनी भी थ्योरीज पोलिनेशिया की हिस्ट्री के बारे में थी वो सब की सब बदलने वाली थी। और 7 अगस्त सन 1947 को जब इन सबको इस राफ्ट पर पूरे 101 दिन हो चुके हैं तब सुबह सुबह इनमें से एक को आसमान में उड़ता हुआ परिंदा दिखता है और इस बात से इन सबको बहुत खुशी होती है क्योंकि परिंदे का मतलब ये है कि आसपास जमीन है, ये अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और तभी इन्हें सामने एक आइलैंड दिखता है और ये वही आइलैंड है जहाँ पर ये पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ेगा जो कि इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये एक कैलकुलेशन लगाते हैं जिसमें हेरमन सबको ये बताता है कि हर 13वीं लहर 12वीं लहर से ऊंची होती है, इसलिए इनको अपनी राफ्ट को लंगर के सहारे रोक कर रखना पड़ेगा और ठीक 13वीं लहर से पहले
इन्हें लंगर उठा देने होंगे ताकि उस बड़ी लहर के सपोर्ट से ये बीच तक पहुंच सके। ये लंगर डाल देते हैं, लेकिन 10वीं लहर में इनकी रस्सी टूट जाती है और ये सब लहरों के साथ बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और सब के सब किनारे तक बीच तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह से एक ऐसा सफर है जिसके बारे में दुनिया का ये मानना था कि ये कभी पूरा नहीं कर सकते। ये 6 लोग उस सफर को पूरा करके ना सिर्फ तारीख लिखती हैं बल्कि पूरी तरह से तारीख को बदल भी देते हैं। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच हो, उसे अपने आप पर भरोसा हो, वो जो करना चाहता है उसकी तरफ उसका पूरा डेडिकेशन हो, तो उस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जो आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान को पॉजिटिव होकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।